नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम वाद संवाद में। भारत में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम भी इससे अछूता नहीं। देश में इस तरह के 98% उद्यम अपंजीकृत है। अगर इन्हें गिनना शुरू करेंगे तो संख्या 25 लाख तक पहुंच जाएगी। ये सभी असंगठित हैं और अनियमित भी, और इनमें से करीब 68% यानी 17 लाख उद्यम ग्रामीण इलाकों में हैं। असंगठित और अपंजीकृत होने की वजह से ही ये ऋण, नई तकनीक का अभाव और मार्केटिंग की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। साथ ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। यही कारण है कि ये उद्यम उतना विकास नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। इसी बात को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने इनका हाथ थामा है और इन्हें औपचारिक रूप देने के लिए बड़ी योजना लेकर आई है। क्या है ये योजना, क्या है इसके प्रावधान और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास में ये किस तरह मददगार होगी, इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेगा आज का हमारा वाद संवाद। विषय रहेगा छोटा काम बड़ा प्लान। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम आश्रे, प्रधान वैज्ञानिक IARI पूसा नई दिल्ली से, और इसके साथ ही प्रोफेसर प्रभात कुमार नीमा, प्राध्यापक अधिष्ठाता शोध, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत हरियाणा से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो सवाल जवाब का सिलसिला हम इस कार्यक्रम में शुरू करेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के हाथों में हैं। परिवार आधारित ये व्यवसाय आधुनिक तकनीक और पैसे की कमी से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए की एक खास योजना इन्हीं उद्यमों में जान फूंकने के लिए शुरू की है। इसका नाम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना रखा गया है। इसे संक्षेप में FMEB कहा जाता है। योजना का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों तक वित्तीय सुविधाएं बढ़ाना, लक्षित उद्यमों के राजस्व में वृद्धि करना, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना वगैरह शामिल हैं। इसके तहत महिला उद्यमियों और जनजातीय जिलों में सूक्ष्म वन्य उत्पादों पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसी तरह खराब होने वाली वस्तुओं पर भी तवज्जो रहेगी। 10 लाख तक की लागत वाली व्यक्तिगत सूक्ष्म इकाइयों की सहायता के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों के लिए स्वयं सहायता समूह को 4 लाख रुपए की प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी। साथ ही बुनियादी ढांचे, पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए किसान उत्पादक संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना देश के सभी हिस्सों में लागू होगी और इससे करीब 4 लाख सूक्ष्म उद्यम सूचना, बेहतर विवरण और औपचारिक पहुंच के माध्यम से लाभान्वित हो सकेंगे। जबकि विस्तार और उन्नयन के लिए 2 लाख सूक्ष्म उद्यमों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के लाभार्थी उद्यम संगठित बाजार के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में सक्षम हो सकेंगे। साथ ही इन्हें ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और भंडारण जैसी बेहतर सेवाएं भी मिल सकेंगी। तो आइए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर रामाश्रय, सबसे पहले आपसे इस सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण का जो उद्यम है इसके बारे में हम बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे। तो बताएं कि इसके अंतर्गत किस किस तरह के जो कार्य हैं वो आते हैं और किस तरह के लोग होते हैं जो इन उद्यमों से आमतौर पर जुड़े हुए होते हैं। आपने सवाल किया कि इस उद्यम से खासकर सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण से कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। जैसा निश्चित तौर पर ये बहुत ही स्पष्ट है कि हमारी जो कम इनकम या आय के स्रोत वाली आबादी बहुसंख्यक गांवों में ही निवास करती है और निश्चित तौर पर ऐसे उद्योग या ऐसे लोग जो इस सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं वो ग्रामीण अंचल
ताल्लुकात रखते हैं या वहीं पे बहुसंख्यक इनकी आबादी है। मैं जी। इससे इनकार नहीं करता हूँ कि इनकी आबादी शहरों में भी नहीं है, हम्म। शहरों में भी है, लेकिन बहुसंख्यक आबादी इनकी ग्रामीण अंचल में ही रहती है और कहीं न कहीं इनको बल भी मिलता है क्योंकि जो आपके प्रसंस्करण के लिए जो आपका कच्चा उत्पाद मिलता है, जी। वो कहीं न कहीं उनके दरवाजे या खेत खलियान से ही उपलब्ध है या उनका जो वानिकी का इलाका है वहाँ से ही इस से उपलब्ध है। जी। और इसमें जो उत्पाद खासकर आपने नाम लिया है आपके जैसे कि वानिकी उत्पाद में हो सकता है आपका महुआ है, जिससे कि आप विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, आपका चिलगोजा है या जी। लाख चपड़ा है। हालांकि खाद्य प्रसंस्करण में नहीं आता है, लेकिन ये एक सूक्ष्म प्रसंस्करण की एक बहुत अहम कड़ी है, वो भी कहीं न कहीं इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हमारे मित्र ने पहले ही बताया जैसे कि यहाँ पे इसमें जो डेयरी या दुग्ध व्यवसाय से जुड़ा हुआ उत्पाद है उसको भी हम इस सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्योग में शामिल करते हैं। इसके अलावा जो हमारा पानी से जुड़ा हुआ है, पानी से आपका फल सब्जी के अलावा इसमें फूलों का भी समावेश होता है। अच्छा। तात्पर्य है कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई इत्र की फैक्ट्री डालना चाहता है या इत्र बनाता है बहुत ही सूक्ष्म लघु स्तर पर, तो वो भी इसमें गिना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है बागवानी से जुड़ा हुआ जो उत्पाद है या वानिकी से जो उत्पाद आता है या हमारा जो डेयरी या जिसे कहते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं, जिनकी करीब 10 लाख की आमदनी के इर्द गिर्द की परिधि में आती है, ठीक है, वो हम इकाई की परिधि में बिक्री करते हैं। बिल्कुल। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रोफेसर नीमा को भी शामिल कर ले इस चर्चा में। प्रोफेसर नीमा, आप भी समझाएं हमें सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के बारे में और क्या वजह है कि इसे एक परिवार आधारित व्यवसाय माना जाता है। ये जो उद्यम है सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग उद्यम, मुझे लगता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमें कृषि के आधारित ही व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए और हमारे यहाँ सरकार के लिए बिल्कुल सही कदम, क्योंकि अभी तक ये होता था कि हम उत्पादन के ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान दे रहे थे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा अनाज करें, खाद्य पदार्थ उत्पन्न करें। लेकिन अब जब हम एक स्तर पे पहुंचते हैं तब हमें जरूरी है कि हम उन पदार्थों को बचा के रखें, उनको प्रिजर्व करें, प्रोसेस करें, ताकि जहाँ पे इसका उत्पादन हो रहा है वहाँ भी लोग इसको आनंद ले सकें। साथ ही साथ दूर दराज में शहरों में जहाँ पे इसका उत्पाद नहीं, उनको भी ताजी फल सब्जियां सब चीजें मिले। तो हम इस तरह के व्यवसाय के लिए जो गांव के लोग हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन देना है और सरकार इसके लिए काम कर रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये व्यवसाय वो भी टेकअप कर रहे हैं जो, क्योंकि गाँव के या रूरल एरियाज में उतने एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है, वहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं, तो कृषि उद्यमों पर ही आधारित है। बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर रामाश्रय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो खाद्य सुरक्षा का सवाल है उसमें हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कृषि उत्पाद है उसका जल्द खराब हो जाने की वजह से या नष्ट हो जाने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान रहता है। और दूसरे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको एक मजबूती देने के लिए ये जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है वो किस तरह की भूमिका निभाते हैं, ये जानना चाहेंगे, कितनी महत्ता है इनकी। देखिए, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की बहुत बड़ी भूमिका आगे आने वाले समय में होगी, क्योंकि हम जिस तरीके से संगठित क्षेत्र में कुछ गिने चुने घराने हैं या लोग हैं या संस्थाएं हैं, उनके बलबूते पर हमारा जो इतना जो नुकसान हो रहा है इसमें कृषि खासकर फल सब्जियों का हमारा देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, और हमारी एक जो अभी यहाँ पे सरकारी आंकड़ा है या देखिए उस करीब फल सब्जियों का 20% हिस्सा अभी भी कहीं न कहीं खाने योग्य नहीं रह जाता है या उसको सड़ गल बर्बाद हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंश है हमारे कुल उत्पादन का। 20% हिस्सा बर्बाद हो जाने दें तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कितनी जो एक रकम है या एक
या उत्पाद है कहीं न कहीं हमारे जो उपभोक्ताओं के मुंह तक नहीं पहुंच पा रहा है और बर्बाद हो जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है हमारी जो ये सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयां हैं। अगर इनको हम बल दें या सबल दें, अगर इनका हम हाथ थाम लें और हाथ थामने के साथ साथ इनका जो उत्पाद वहां पे हो उनमें कहीं न कहीं गुणवत्ता शामिल कर दें, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है हमारे सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से। और ये जो बहुत बड़ा हिस्सा बर्बादी की भेंट चढ़ जाता है फल सब्जियों का, बिल्कुल उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि वो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर नीमा हमें ये बताएं कि ये जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण का उद्यम है, जो कारोबार है, वो अधिकतर असंगठित और अनौपचारिक है, और इसकी वजह से जो उद्यमी है उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये मतलब हमारे लिए एक बड़ी दुखदाई बात है कि हमारे यहाँ जो उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, ये ज्यादातर असंगठित और अनौपचारिक इकाइयों के द्वारा बना हुआ है। हमारे देश में बहुत कम ऐसी मतलब एक स्तर के ऊपर की इकाइयां हैं जो फूड प्रोसेसिंग में एंगेज हैं, और अभी धीरे धीरे वो भी बढ़ रही हैं। पर 95% से ज्यादा इस तरह की इकाइयां जो हैं, जो फूड प्रोसेसिंग के व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो असंगठित है और औपचारिक, उनकी कोई लीगल एंटिटी नहीं। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सरकार ने इमीडिएटली 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का एक योजना लाई है। इस तरह की योजनाओं को अगर हमें इस तरह की इकाइयों तक पहुंचाना है, तो हमारे लिए भी है कि इन इकाइयों को एक लीगल एंटिटी दी जाए, अदरवाइज इन तक ये योजना कभी नहीं पहुंच पाएगी। तो ये लिए दुखदाई बात है, लेकिन हम धीरे धीरे इस योजना के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इन को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑपरेटिव्स में, इकाइयों में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनके सामने जो चुनौतियां हैं, जैसे कि फाइनेंस की तंगी के कारण वो व्यवसाय आगे नहीं बढ़ा पाते, उनमें मैकेनाइजेशन नहीं हो पाता, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाता। तो जब वो एक लीगल एंटिटी बन जाएंगे, जब वो एक एलिजिबल हो जाए, तो निश्चित तौर पर वहां तक पहुंचे और वो लोग अपना व्यवसाय आगे बढ़ाएं। बिल्कुल डॉक्टर रामाशय, आपसे भी जानना चाहेंगे इसके बारे में कि किस तरह की जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ता है उन उद्यमियों को जो इस तरह के उद्यम से जुड़े हुए हैं, जो कि असंगठित और खासतौर पे अनियोजित तरीके से जो चलाए जा रहे हैं, अनौपचारिक हैं। जो हमारे मित्र नेमा साहब ने अभी जो बातें कही, निश्चित तौर पर कहीं कहीं मायने रखती हैं ये जो की समस्याएं हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगा। सबसे बड़ी समस्या जो आती है हमारे असंगठित या सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों की, उनकी कोई एक पहचान नहीं, और जब उनकी पहचान नहीं होती है, जो उनका उत्पाद आता है बाजार में, उसमें कोई भी हाथ डालने के लिए या उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। कहने का तात्पर्य कि उनको बाजार की उपलब्धता बिल्कुल ही नहीं है या बहुत ही नगण्य है। आज अगर हम देखें तो हमारा खादी ग्रामोद्योग है, उसके माध्यम से ये जो हमारी असंगठित क्षेत्र की इकाइयां हैं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की, उनका कुछ ना कुछ उत्पाद शहरों तक या बड़े महानगरों तक पहुंचता है, अन्यथा ये कहीं कहीं पौने दामों में वहीं आसपास में ही खप जाता है। लेकिन जो कीमत इसके माध्यम से मिलनी चाहिए हमारे सूक्ष्म इकाइयों से जुड़े हुए जो मालिक हैं या जो हमारी आबादी है, भाई बहन है, कृषकगण है, उनको नहीं मिल पाती। इसी की वजह से इस व्यवसाय को संबल नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अब आपने बात ये कही कि मार्केट इनको क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं, स्पर्धा तो है, हर जगह प्रतिस्पर्धा है, बाजार में प्रतिस्पर्धा है, उसके साथ साथ जो प्रतिस्पर्धा के साथ साथ इसके बाद जो दूसरा पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है, गुणवत्ता। गुणवत्ता कहीं जो गुणवत्ता के मानक होते हैं उनके ये इतनी खरी नहीं उतरती है जितनी की जो संगठित क्षेत्र के
इकाइयों द्वारा उत्पाद तैयार किया जाता है। तो जाहिर तौर पे इसलिए जो उपभोक्ताओं का विश्वास है वो भी जीतने में असफल हो जाते हैं और इन्हीं तमाम समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इनका हाथ थामा है और 10 करोड़ रुपए की योजना का जो है उसे मंजूरी दी गई है कैबिनेट से। इसके बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ प्रावधान है इस योजना में और किस तरह से इसका लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद, छोटा काम बड़ा प्लान। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आपका वाद संवाद में फिर से स्वागत है। आज हम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए मंजूर नई योजना पर वाद संवाद कर रहे हैं। बातचीत को यहां पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रामाश्रय आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि ये जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण का जो उद्यम है, ये जो क्षेत्र है वो असंगठित होने की वजह से उद्यमियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी के हल के रूप में एक जो नई योजना है उसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो किस तरह के प्रावधान हैं इस योजना में, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आपने सवाल किया कि इस जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की योजना है उसको संबल देने के लिए सरकार कुछ क्या कर रही है, और इसके जवाब में मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने बीड़ा उठाया है उसमें 3 प्रमुख बिंदु हैं। एक तो पहली है कि आपकी उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी की जाए। जी, उत्पाद की गुणवत्ता तभी अच्छी होगी जब उनके पास तकनीकी होगी, जो हमारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या लोग हैं, वो कहीं न कहीं उनके पास तकनीकी होगी। तकनीकी का यहाँ पे तात्पर्य है उनका एक नॉलेज, जो उनका ज्ञान हो उस वस्तुस्थिति के बारे में। दूसरा, उस ज्ञान को एक मूर्त रूप देने के लिए कुछ आपको उपकरणों की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ आपके तकनीकी गजेट की भी जरूरत पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आप शहद का उत्पादन करना चाहता है, कोई भी स्वयं सहायता ग्रुप, कोई भी आपका है, महिला हो या पुरुष है, जो उन्होंने एक सरकारी सहकारी व्यवसाय बना रखा है, तो उनको सही पत्ता वाला शहद प्राप्त करने के लिए उनको मशीन खरीदनी पड़ेगी और प्रसंस्करण के लिए भी एक कहीं न कहीं इकाई लगानी पड़ेगी। उसके लिए पैसे की जरूरत, पैसे जरूरत पड़ेगी। उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। जो हमारे इस तरीके के जो व्यवसाय पहले से भी चल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी आबादी है। तकरीबन जो हमारे लघु प्रसंस्करण इकाइयां हैं, इनमें करीब करीब 9 लाख इकाइयां पहले से ही ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, और उनको भी कहीं से जोड़ने की यहाँ पे पहल की जा रही है। ठीक है। 10 लाख के आसपास उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का तात्पर्य आपका सीड मनी जिसे कहते हैं, कहते हैं आपका सीड कैपिटल उनको दी जाएगी, और वो जो मनी है या पैसा है उसके माध्यम से वो इस तरीके के छोटे मोटे जो उपकरण हैं, कहीं कहीं गुणवत्ता को सुधारने के लिए उनका क्रय कर सकते हैं। यहाँ पे वो जो ताकत है बढ़ा सकते हैं गुणवत्ता के क्षेत्र में। और इसके साथ साथ दूसरा स्तंभ मैंने कहा था आपका शिक्षण। ये जाता है कि कहीं कहीं दूर दराज में हमारे ग्रामीण इलाके से बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो आके कहीं बड़ी बड़ी शहरों में या ऐसे संस्थानों में नहीं आ पाते हैं, उनको या
इस तरीके की जाने में कहीं न कहीं कुछ कठिनाई होती है या कहीं न कहीं संकोच भी नहीं, जी ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए इस समय ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनको उनके जहाँ उनका वर्क क्षेत्र है, जहाँ पे कार्य क्षेत्र है, वहीं पे ही प्रशिक्षण हासिल कराया जाए। बिल्कुल। तो प्रोफेसर नीमा, आप कृपया हमें बताएं इस व्यवस्था के बारे में कि किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है ताकि जो सरल शब्द है उसे जो लोग हैं जो ग्रामीण दूर दराज के इलाके से आते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि वो भी अपने जो उत्पाद है उनमें गुणवत्ता सुधार कर सके। इसके लिए क्या व्यवस्था तैयार की जा रही है? आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जी किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता जब तक नहीं सुधारी जाएगी तब तक वो मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं हो। क्योंकि कुछ एक कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, वो तो अपनी गुणवत्ता सुधार सकते हैं क्योंकि उनके पास सारे रिसोर्स होते हैं, लेकिन इन छोटी इकाई में जब तक की गुणवत्ता नहीं आएगी वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे और उनका प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, प्राइस जो है, वो हमेशा ही कम रखेगी और उनको जो फायदा मिलना नहीं मिल रहा है। इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। अभी इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि वो सही स्थिति में प्रोसेस हो और सही स्थिति में कंज्यूमर तक पहुंचे। या मान लीजिए अगर टमाटर उसको एक प्रोसेसिंग स्थिति तक ले जाना है, तो कैसे उसको हैंडल किया जाए ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाए तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, ठीक है। जी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे डॉक्टर रामाश्वत जी से मैं जानना चाहूंगी कि ये जो 3 उद्देश्यों का आपने जिक्र किया जो इस योजना के हैं, इन 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपको क्या लगता है कि ये जो किसान उत्पादक संगठन है या कि जो स्वयं सहायता समूह है, ये किस तरह की भूमिका अदा कर सकते हैं? ये जो आपने जिनका नाम लिया, चाहे आपका स्वयं सहायता समूह हो, चाहे हमारी जो सहकारी इकाइयों से जुड़े हुए लोग हों या दूसरे छोटे मोटे संगठन हैं, इनको कहीं न कहीं हमें इसमें जोड़ना होगा और इन्हीं के माध्यम से दूसरे लोग जो अभी कहीं न कहीं जुड़े नहीं हैं उनको भी साथ लाना पड़ेगा। जी। इसके लिए बहुत ही बड़ी सोच के साथ एक पहल की है कि इन स्वयं सहायता समूह या हमारे जो ये सहकारी संगठन है जो संगठित बहुत सूक्ष्म प्रसंस्करण की इकाइयां चला रहे हैं, इनके साथ साथ भी सदस्य जुड़े हुए हैं, सदस्य जुड़े हुए उनकी सदस्यता को संबल देने के लिए इनको यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि पैसा दिया जा रहा है, सीड मनी दी जा रही है और ये जो पैसा है ये जो स्वयं सहायता समूह का जो मुखिया होता है तो वो अपने सदस्य को कहीं कहीं पैसा देके जो अपना कहीं कहीं उत्पाद बना के लाता है उसको बना के लाएगा। ये सब बहुत बड़ी यहाँ पे बात कही गई है और कहीं कहीं पैसा देने के साथ साथ उनके उत्पाद की जो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ने के साथ साथ जो गुणवत्ता की बात कही गई, पैसा होगा कहीं कहीं वो उसमें तकनीकी का भी समावेश कर सकेंगे। और इसके साथ साथ से कि हमारे नेमा साहब ने बताया कि क्लस्टर बेस्ड कुछ रहने का तात्पर्य जिस क्षेत्र में जहाँ ज्यादा जिसका उत्पादन होता है, जैसे कहीं क्षेत्र में आपका करेला ज्यादा उत्पादन होता है, किसी में आप लीची, कहीं पे अमरूद, तो इस तरीके के जो एरिया क्षेत्र इत्यादि का जो विषय है वहाँ की इकाइयों को संबल मिलेगा और कहीं कहीं एक ब्रांड नेम आए। बिल्कुल आपकी मुझे जी। तो प्रोफेसर नेमा, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस योजना से खास तौर पर महिलाओं के बारे में जानना चाहेंगे जो कि आधी आबादी है और कृषि कार्यों में भी काफी बड़ी तादाद में संलग्न रहती है, उन्हें और इसके साथ ही जो जनजातीय समुदाय से हमारे भाई बहन आते हैं उनके लिए, ताकि जो लघु वन उत्पाद हम देखते हैं उनसे भी वो जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, महिलाएं हैं या हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके जीवन में किस तरह से जो परिवर्तन है उसकी उम्मीद हम कर सकते हैं इस योजना के क्रियान्वयन से? इस तरह के जो उद्यम है वो महिलाओं का उसमें काफी योगदान है और उनके बगैर मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तर पे या जो विलेज स्तर पे इस तरह के उद्योग को उनके बगैर चलाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ कोई बाहर से लेबर नहीं आते हैं। गाँव में जो लोग परिवार के लोग हैं उन्हीं को मिलजुल के उद्यम को चलाना होता है। जी। और हमारे यहाँ तो भारत में सबसे अच्छा यह है कि महिलाएं पाक शास्त्र में बहुत कुशल होती हैं। जी। तो कुछ मैं आपको जैसे उदाहरण बताना चाहूंगा, जैसे अमृतसर में अमृतसरी पापड़, अमृतसरी बड़ी बहुत फेमस है। जी। अगर आप देखेंगे वो अमृतसरी बड़ी जो है वो गाँव में ही बनती है। जी। और वो महिलाएं ही
आती हैं, पुरुष उसमें पैकिंग करके उसको मार्केटिंग करके वहां पे आते हैं। वो एक टूरिस्ट प्लेस है और वहां से वो बढ़िया देश विदेशों में जाती है। जी तो जी इस तरह के जो बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण के लिए, जो गांव में होने वाले उत्पादों पे आधारित है, मुझे लगता है उसमें महिलाओं का योगदान बहुत प्रमुख है और वे इसमें एक अच्छी क्वालिटी ला सकते हैं। सिर्फ अब ये पाया गया कि उनको थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच नहीं पता है, वो बना रहे हैं, वो बहुत पारंगत है, लेकिन अगर जब हम उनको एक ट्रेनिंग देंगे एक साइंटिफिक तरीके से और थोड़ा सा ट्रेड कर देंगे, मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यवसाय बिल्कुल। आपने बातों में यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का यहाँ पे जिक्र किया, वो है पैकेजिंग और ब्रांडिंग। इसके बारे में डॉक्टर रामाश्रय मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जो बाजार है और बाजार में जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता और स्वीकार्यता का जहां तक सवाल है, उसमें जो पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, उसकी भूमिका आज के दौर में खासतौर पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में ये जो योजना है वो इन क्षेत्रों में जो हमारे ग्रामीण हैं उनको पारंगत बनाने में किस तरह से भूमिका अदा करेगी ये योजना? देखिए, बहुत ही अहम यहाँ पे आप सवाल किया ब्रांडिंग का, जी, जो आपने ब्रांडिंग की बात कही। निश्चित तौर पर अभी ये बहुत ही स्वीकार्य बात है कि जो दिखता है वही बिकता है। जी, और खास यहाँ पे बहुत ही बोल्ड, जो बड़े शब्दों में मैं कहूंगा, लिज्जत पापड़ का नाम जो एक ब्रांड बन गई। हाँ, आज के सामने हमारी बहुत बड़ी बड़ी नामी ग्रामी जो संगठित क्षेत्र की कंपनियां हैं वो भी नहीं टिक पाती हैं। अगर कोई पापड़ मांगता है तो लिज्जत का पापड़, वो भी हमारी एक सहकारी इकाई थी, महिलाओं ने ही शुरू की। तो ये नहीं कि हमारा ये जो लघु सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयां हैं ये आगे नहीं बढ़ सकती हैं। जैसे कि हमारे मित्र ने अभी कहा कि अमृतसरी बड़ी का नाम हो सकता है, इस तरीके से आपका मुजफ्फरपुर का सत्तू हो सकता है, आगरे का पेठा हो सकता है। इस तरीके से आपका हर गली कुची से कहीं कहीं ऐसा उत्पाद निकल सकता है जिसके की ब्रांड हो जाए। जी, जैसे कि देहरादून कुछ हो, आपका दिल्ली की कुछ अहम उत्पाद हो, तो ये स्थान विशेष से चीजें आए और इसी का संज्ञान लेते हुए आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ब्रांडिंग अगर आपकी हो जाती है तो कहीं कहीं आप मानसिक तौर पर आपको उसका लाभ जो है लाभ मिलता है। ये उत्पाद गुणवत्ता के साथ साथ आपने गुणवत्ता बना भी ली, उसके साथ साथ अगर समाज में एक स्वीकार्यता हो गई ब्रांड के नेम में, तो कहीं एक बहुत बड़ा जो आपका व्यवसाय में पैसा आ रहा है जी, आपकी ब्रांडिंग मिल सकता है। तो इसलिए ब्रांडिंग की भी व्यवस्था की बात यहाँ कही जा रही है। ब्रांडिंग तभी होगी जब आपकी गुणवत्ता अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी, और इन सब के लिए आपको पैसा चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। पैसा का तात्पर्य यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का समावेश करना होगा, आपको ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ये आपका जो उत्पाद है उसकी टेस्टिंग की भी कहीं कहीं वहाँ पे प्रयोगशाला बनानी पड़ेगी छोटे स्तर पे। की अगर देखेंगे कि फफूंदी का स्तर कितना है, बैक्टीरिया का कितना स्तर है, या दूसरे जो हानिकारक है कि उस उत्पाद में कितने हैं, टेस्टिंग की व्यवस्था करनी पड़ी, तभी आप ब्रांडिंग की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। जी, प्रोफेसर नेमा, इस योजना के तहत रोजगार सृजन के अवसर काफी बढ़ेंगे ऐसा माना जा रहा है, और मैं ये आंकड़ा देख रही हूँ कि करीब 9 लाख कुशल और अल्प कुशल रोजगारों के सृजन की संभावना जताई जा रही है। तो इस रोजगार के जो हकदार लोग होंगे वो किस तरह के लोग होंगे? तो जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि इससे किन लोगों को रोजगार में लाभ होगा। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये उद्योग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगे, वहां इनके ऊपर कार्य किया जाएगा, इनका विकास किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को होने वाला है। आज हम देख रहे हैं कोविड पीरियड में मजदूर गांव की तरफ भाग रहे हैं, अगर वहीं पर ये रोजगार मिलता है तो वो लोग शहर की तरफ नहीं आएंगे, और एक रोजगार जो हमारा कंसंट्रेट हो गया है बड़ी सिटी में, वो अब सिटी के बजाय गाँव में और छोटे शहरों में स्थापित होंगे। मुझे लगता है ये रोजगार के लिए, वैसे भी हम देख रहे हैं कि प्रोसेसिंग सेक्टर जो है एक बहुत अहम सेक्टर है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को मिलेगा या पुरुषों को मिलेगा, दोनों को बराबर हक से
इसमें रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जी बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ वाद संवाद में इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद, छोटा काम बड़ा प्लान। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वाद संवाद में आपका फिर से स्वागत है। छोटा काम बड़ा प्लान, आज हम इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रामाश्रय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है और ये जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है इन्हें बढ़ावा देने के लिए और इनके लिए जो 10,000 करोड़ के योजना को मंजूरी दी गई है, क्या इसे इस दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है? आपकी क्या राय है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है और आत्मनिर्भरता जब भी आएगी जब इसमें सभी लोगों को सम्मिलित किया जाए। सभी लोगों का तात्पर्य यहाँ है कि हमारी ग्रामीण इलाकों में जो बहुसंख्यक आबादी है और वो जुड़ी है आपके खासकर लघु प्रसंस्करण इकाइयों से या सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों से, जब तक इन सभी लोगों को खासकर इसमें महिलाओं की भागीदारी या सहभागिता सुनिश्चित करना बहुत ही निहायत जरूरी है। जैसे कि अगर देखा जाए कि हमारे कृषि कार्यों में भारत में महिलाओं की तकरीबन 70% के आसपास हिस्सेदारी है, इनका योगदान। लेकिन जब बात आती है खाद्य प्रसंस्करण की, चाहे लघु हो चाहे सूक्ष्म हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पर इसकी परिकल्पना करना कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जब तक इन सब को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, निश्चित तौर पर आत्मनिर्भरता नहीं है। बिल्कुल, इसलिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये योजना जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी है। और प्रोफेसर नीमा हमें ये बताएं कि ये जो योजना है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक बनाने की ये योजना, ये आसान योजना नहीं है, दुरूह कार्य है ये। आपको क्या लगता है कि इसे किस तरह से मुमकिन बनाया जा पाएगा और जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है वो किस तरह की जो क्रियान्वयन की रणनीति है वो उस तरह से उन्हें अपनानी चाहिए? आपने बहुत सही कहा मोनालिसा जी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें कि भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने का प्लान किया है और इस योजना को पूरे देश में एक साथ क्रियान्वित किया जी। और इसलिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दी गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको चूंकि दिक्कत से हूँ और मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है, मैं आपको बता दूं योजना को क्रियान्वित करने के लिए ऑलरेडी इस पे काम किया जा चुका है। इसकी एक कमेटी, एक पूरी नेशनल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई गई जी। इसमें अलग से को रिक्रूट किया जा रहा है कि जो ऑलरेडी हैं उनको हारना है। एक अलग से बनाई है 20 लोगों की मंत्रालय स्तर पे, और फिर वो अपनी योजना को विभिन्न राज्य के माध्यम से हर राज्य एक नोडल एजेंसी और वो नोडल, ठीक है, यानी कि मंत्रालय की ओर से भी कई तरह के जो कार्य है वो शुरू किए जा चुके हैं। डॉक्टर रामाश्रय हमें ये बताएं कि जो ये कार्य है जो कि काफी मुश्किल है, इसे जमीनी स्तर पर इसका लाभ पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, किन बातों पर खास तौर पर जोर देना चाहिए?
निश्चित तौर पर जैसे कि हमारे मित्र निमा साहब ने कहा कि इसका कार्यान्वयन हो चुका है और कार्यान्वयन शुरू करने के साथ साथ जैसे कि आपने यहाँ पे बहुत यक्ष प्रश्न किया है इसकी ध्रुवता पर, अगर ये बहुत ही ध्रुवकार है, अगर इसको हासिल करना है तो कहीं न कहीं हमें इसमें राज्य सरकार को भी बहुत ही पुख्ता तरीके से जोड़ना पड़ेगा। राज्य सरकारों के साथ हमारे जिला स्तर के जितने भी संस्थाएं हैं, आपका ग्रामीण इकाई है, ग्रामीण इकाई कहते हैं आपका एक तालुका स्तर पर ग्राम प्रधान होता है, उसको भी कहीं न कहीं हम जोड़ना होगा और उसके साथ साथ एक आपको इसका समग्र रूप देना होगा। खासकर जहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको सरलीकृत करना चाहूंगा। जिस तरीके से मान लीजिए आपको कोई विशेष उत्पाद का चुनाव करना है, उदाहरण के तौर पर आप टमाटर का उत्पाद बनाना है, तो अगर टमाटर के उत्पाद की हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर आपका इंदौर के आसपास का एरिया की में बहुत ज्यादा टमाटर, तो यहाँ का जो उत्पादक संघ है, उत्पादक संघ है, उसको शामिल करना होगा। इसके साथ साथ हमारी जो बाकी राज्य सरकार है, राज्य सरकार को ये स्वतंत्रता देनी होगी कि आपका यहाँ पे जो क्लस्टर है, इस क्लस्टर का चुनाव, जिसमें क्लस्टर का तात्पर्य है कि हाँ जहाँ पे टमाटर ज्यादा उत्पादन होता है, ये कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको चिन्हित करना है और उनको चिन्हित करने का काम राज्य सरकारों को दिया जाएगा। राज्य सरकार के जितने भी कार्य हैं, खासकर आपका चाहे वो आपका ग्राम विकास अधिकारी हो, जिसे कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर हो, इन सब की एक टीम हो, उनमें एक तारतम्य होगा और वो एक ग्रामीण क्षेत्र की जो अंतिम इकाई है उससे जुड़ाव करते हुए इन सबका चुनाव करेगी और चुनाव करने के बाद हर व्यक्ति, चाहे वो आपका ग्रामीण स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, अंत तक वो आता है केंद्र तक, अपने को इसमें जुड़ा हुआ महसूस करेगा, तभी इसकी सफलता की एक सुनिश्चितता गुंजाइश बनेगी। बिल्कुल। प्रोफेसर निमा, हमें ये बताएं कि जो उद्यमी है वो अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए? जो भी उद्यम इस योजना का लाभ उठाना हो चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले जो प्राथमिक आवश्यकता है कि वो एक लीगल एंटिटी बने। जी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, ताकि उनको एक नेटवर्क के अंदर में लाया जा सके और फिर उनको इस योजना के माध्यम से, चाहे FSSAI के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाए गुणवत्ता के लिए या फूड सेफ्टी के लिए, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है जिसमें सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इनको जोड़ा जा सके, बैंक भी उन्हीं इकाइयों को फाइनेंस करेंगे जो कि प्रॉपर एंटिटी होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। तो जब ये इकाई ऐसे अपने आप को एंटिटी बना लेंगे तो उनको फाइनेंस की भी प्रॉब्लम नहीं, उनको एक सरकार के माध्यम से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसे कई इंस्टीट्यूशन है जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर वहाँ भी जाके तकनीकी जो भी कंसल्टेंसी चाहिए वो ले सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है अगर इकाई एक अपने आप को पर फॉर्मलाइज कर लेती है, ठीक है, अब वो इन सब चीजों का फायदा लेने के सक्षम हो। कहने का तात्पर्य ये है निवासा की एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। हमारे जो भी लोग जुड़े हैं उनको दर बदर नहीं भटकना पड़े कि उनको फाइनेंस के लिए दूसरी जगह भटकना पड़े, उनको शिक्षण के लिए दूसरी जगह, तो कहने के पर एक ही जगह पे उनको सारी जितने भी इदारे हैं उनकी सेवाएं उपलब्ध हो जाएं, जिससे कि उनको एक सहजता महसूस हो। ठीक है जी। डॉक्टर रामाश्र, एक राष्ट्रीय पोर्टल भी बनाने की बात कही गई है, तो किस तरह की सुविधाएं इस पोर्टल से प्राप्त हो जाएगी, किस तरह की जानकारियां मिल जाएगी इस पोर्टल से, क्या आवेदन भी इससे कर सकते हैं? डिजिटल एरा है, आप निश्चित तौर पर इसकी तकनीकी का एरा है। आपका मंडियां भी आजकल ई नाम के माध्यम से चल रही हैं। एक घर पे बैठे ही किसान दूसरी मंडी का ऑक्शन ले लेता है। तो इस सब का निश्चित तौर पे जब तक समावेश नहीं होगा तो इसमें कहीं न कहीं वो जो जान फूकने की वाली बात आती है या जिसमें आधुनिकता या आपका एक तकनीकी का समावेश नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे मित्र निमा साहब को इसमें कुछ जोड़े, क्योंकि इससे बहुत तौर से जुड़े हुए हैं। जी जी, इसमें आपने सही कहा, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे कि खाद्य मंत्रालय
मंत्रालय की संपदा योजना है, जिसमें कई तरह की योजनाएं हैं, जिसमें कि हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, कोल्ड चेन यूनिट्स को, मेगा फूड पार्क, इन सभी सहायता की है। उन सब पोर्टल बना हुआ है जिसमें कि यूनिट और एप्लीकेशन डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर। जी इसी तरह का एक नेशनल पोर्टल बन जाना है जो कि FME, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें कि उन छोटी छोटी इकाइयों को संचालित करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई चिट्ठी भेजने की नहीं है, आराम से ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी है। उसके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो घर बैठ के ही मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। और योजना यहाँ तक भी है कि खास करके कोविड पीरियड में कि जब से कोई इंटरेक्शन करना होगा या प्रेजेंटेशन कराना होगा, जानकारी लेनी होगी, तो वो भी कई तरह के जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से ही किया जाए। केंद्र सरकार तक राज्य सरकार के हेड ऑफिस के काम की आवश्यकता। तो आजकल की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत तो लगता है कि एप्लीकेशन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही प्रोफेसर नीमा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अपशिष्ट से कमाई की योजना को भी इस बृहत योजना में शामिल किया गया है। संक्षेप में इसके बारे में भी जानना चाहेंगे और क्या इस तरह के और भी कई पहलू हमें इस योजना में देखने को मिल सकता है? जैसे आपने मोनालिसा जी, आपने अपशिष्ट की मैनेजमेंट के बारे में और इससे कमाई के बारे में बात की। तो मैं आपको बता दूं कि जब पहले हमारे पास इस तरह की बहुत छोटी छोटी इकाइयां होती थी, तो उनसे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता था वो जस्ट एक वेस्ट की तरह चला जाता था, उसका उपयोग नहीं हो पाता था। लेकिन जब ये सारी इकाइयां एक संगठित रूप से कार्य करेंगी, देयर विल बी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेशन होगा, तो मुझे लगता है कि ये सारे वेस्ट को भी हम इकट्ठा करके उनका भी प्रोसेसिंग कर पाएंगे और उससे भी एक कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना। जैसे कि अगर सबसे भी ज्यादा खराब मटेरियल होगा तो कुछ नहीं था, हम उससे बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, और जो वेजिटेबल के वेस्ट है तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी काफी वैल्यू होती है। तो ये एक अतिरिक्त कमाई की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। तो जिसको कुल मिला के प्रोफेसर निमा हमें ये बताएं कि ये जो बृहत योजना है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण जो उद्यम है उसको औपचारिक बनाने का, इससे किस तरह के परिणाम की उम्मीद आपको है? मुझे लगता है कि एक बार इस तरह से इनको औपचारिक रूप से संगठित करके जब एक मेन फ्रेम में जोड़ दिया जाएगा तो इससे दोनों पक्ष को फायदा होने वाला है। जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको भी फायदा होने वाला है, उनकी इनकम बढ़ने वाली है, ग्रामीण क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को भी एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये सारे यूनिट्स को FSSAI का लाइसेंस लेना फिर अनिवार्य हो जाएगा, उनकी जो गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर्स हैं दे विल गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि फिर इस तरह के जो फूड पॉइजनिंग के केसेस हम लोग काफी सुनते थे, उस तरह के कोई केस नहीं होंगे। तो ये सभी के फायदे की बात, प्रोड्यूसर के लिए भी, प्रोसेसर्स के लिए भी, और कंज्यूमर के लिए। बिल्कुल। और इन्हीं उम्मीदों के साथ विदा लेने का समय हो गया है। आज के वाद संवाद में बस इतना ही। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार। अब मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय इस कार्यक्रम में किसी नए विषय पर करने वाद संवाद। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।